और इस बार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं धातु न्यूनता दोष। और धातु न्यूनता दोष को एक और नाम से जानते हैं धातु अभाव दोष या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखो इस पूरे डिफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ मैं यहां लिखे देता हूं ऊपर, कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, धातु न्यूनता या धातु अभाव दोष कब उत्पन्न होता है, तो मैं इसके में लिखूंगा यह उत्पन्न तब होता है जब बेटा धातु की मात्रा या धनायन की मात्रा। अब कहोगे सर जी क्या धातु अलग है धनायन अलग है? नहीं बेटा, धातु ही तो धनायन बनाता है। जब धातु की मात्रा या धनायन की मात्रा होती है कम, की मात्रा कम होती है, और अगर धातु या धनायन की मात्रा हो गई कम और ऋणायन या अधातु की मात्रा हो जाए अधिक, ऋणायन या अधातु की मात्रा कैसी हो जाए अधिक, तब यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि धातु न्यूनता दोष कब उत्पन्न होता है। नॉर्मल सा बिहेवियर है, या तो धातु या जिसको हम धनायन कहते हैं ये कम हो जाए, और दूसरे पक्ष में किस बात को रखते हैं कि ऋणायन या अधातु की मात्रा कैसी हो जाए अधिक। फिर पूछता है आखिर ऐसा प्रभाव अर्थात धातु या धनायन का कम हो जाना और ऋणायन का बढ़ जाना कितनी परिस्थितियों द्वारा संभव है। तो हम इसको एक अगली लाइन पर और लिखेंगे, ये परिवर्तन या ये दोष, ये परिवर्तन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। जो ये डिफेक्ट है ये दो प्रकार से आ सकता है, उत्पन्न होता है। देखो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि इधर जो बात समझाएंगे बाद में मिटा भी देंगे, लेकिन समझना हमारे पास दो प्रकार की लाइनें हैं। एक मान लेते हैं धातु की लाइन है और एक मान लेते हैं अधातु की लाइन है। ठीक है सर, डिफेक्ट से लाइनों का क्या अर्थ है, बिल्कुल बेटा समझ जाओगे। इस बार आपको क्या करना है, धातु को न्यूनता मतलब कम करना है। अगर आपसे कहा जाए इन दोनों में से धातु की लाइन को कम कर देना है, अर्थात धातु की मात्रा को कम कर देना है, दो प्रकार से आप इस धातु की मात्रा को क्या कर सकते हो, कम। जानते हो कौन कौन से बिहेवियर लाके? पहला, जब हम अधातु की मात्रा को क्या कर दें, बढ़ा दें। एक तो तब धातु की लाइन छोटी हो जाएगी, पहला वर्क ये रहेगा, अधातु के अमाउंट को क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, धातु अपने आप कम हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि सर जी आपने अधातु की मात्रा को नहीं बढ़ाया, तो हम कहेंगे फिर एक काम करो, धातु की मात्रा को क्या कर दो, कम कर दो, घटा दो, तो धातु की न्यूनता हो जाएगी। तो मैं भी क्या समझता हूं, सेम टाइप से अगर इन दोनों डिफेक्ट को हैंडल करें, धातु की न्यूनता दो प्रकार से हो सकती है। धातु की मात्रा को क्या कर दें, कम, या अधातु की मात्रा को क्या कर दें, अधिक। इन दोनों ही कंडीशंस में धातु कम हो जाएगी और अधातु क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो एक नॉर्मल सा बिहेवियर है, एक एक को सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास ये पहला क्रिस्टल है, जानते इसमें धातु या धनायन का काम ए कर रहा है, अधातु या ऋणायन का कार्य कौन कर रहा है, बी। पहले केस पर मुझे धातु की मात्रा क्या करनी है, कम। तो पहले प्रकार का डिफेक्ट कब उत्पन्न होगा, जब यहां से इस पूरे क्रिस्टल से कहीं से भी धनायन निकला और क्रिस्टल से कहां चला गया, बाहर। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर धातु का धनायन क्रिस्टल से बाहर चला गया, एक सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट बात सीखने चाहें तो ये सीख सकते हैं, क्या बेटा अभी भी धनायन और ऋणायन का अनुपात सेम है या बदल गया है, बदल गया है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये आरस समीकरण मितीय दोष है। दूसरा एक और चीज को ध्यान दे, इससे देखेंगे, धन आवेश तो 8 है, सॉरी 7 है, और ऋणावेश कितना है, 8। तो इस धनावेश की कमी को पूरा करने के लिए एक जो दूसरा ए पॉजिटिव आयन होगा, इन्हीं में से कहीं से दूसरा ए पॉजिटिव आयन
किसी को, इसको मान लेते हैं, इसमें से जो कोई दूसरा ए पॉजिटिव आयन है ये एक नहीं बल्कि डबल प्लस चार्ज इकट्ठा कर लेगा अपने पास। तो धनायन निकल गया, उस धनायन के चार्ज की क्या गई, कमी। तो उस चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए एक धनायन ने अतिरिक्त रूप से आवेश को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से आए हुए डिफेक्ट को ये पहला टाइप है। धातु अभाव या धातु न्यूनता दोष का ये पहला डिफेक्ट है। पूछेगा ये डिफेक्ट कब उत्पन्न हुआ, एक्सप्लेन क्या करना है, जो चीज हमने देखी। इस प्रकार का डिफेक्ट तब उत्पन्न हुआ जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहां चला जाता है, बाहर, और आवेश को संतुलित करने के लिए किसी दूसरे धनायन को एक अतिरिक्त आवेश अपने पास क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। सोचने वाली बात है। हो सकता है कोई दूसरा धनावेश भी निकल जाए यहां से और ये भी क्रिस्टल से बाहर चला जाए। तो सोचो ए पॉजिटिव चार्ज गया ना बाहर, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से कोई इनमें से दूसरा ए पॉजिटिव आयन कितने आवेश को रखेगा, डबल आवेश को रखेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, बढ़ा लेता है। पहला डिफेक्ट तो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। जो चीजें मुझे अभी समझ में आ रही मैं पहले उनको लिख लेता हूं। देखो क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं। पहले प्रकार से डिफेक्ट जब उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, धनायन की रिक्ति के कारण धनायन ने अपना स्थान क्या कर दिया, रिक्त छोड़ दिया। रिक्ति के कारण इसमें से थोड़ी सी बातें लिखेंगे, एक दो। क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, क्रिस्टल से बाहर ही चला जाता है, क्या और भी चेंज होता है? हाँ, तो क्रिस्टल से बाहर धनायन गया और उस धनायन के जाने के कारण जो आवेश में कमी आई है, उस आवेश की कमी को पूरा किया है दूसरे धनायन ने अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा करके, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा करके, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा करके। क्यों? पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, +1, अब ऑक्सीकरण संख्या इनकी कितनी हो गई है, +2। तो ये भी बताएंगे। क्रिस्टल से बाहर चला जाता है जिससे धन आयन में कमी आ जाती है। जब धनायन बाहर चला गया, धनायन में आ गई कमी, कमी आ जाती है और आवेश को संतुलित करने के लिए, और आवेश को संतुलित करने के लिए कोई दूसरा धनायन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेता है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाने का मतलब जो धनायन गया उसकी कमी आई, धनायन की, धनावेश की कमी हुई, तो धनावेश की कमी को बैलेंस करने के लिए ए ने अब डबल पॉजिटिव चार्ज बना रखा है। ऊपर भी देखो ए ने डबल पॉजिटिव चार्ज बना रखा है। क्यों? क्योंकि 2 जगह से धनायन गायब हो गया, 3 जगह से गायब होगा तो तीसरा आयन भी डबल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अच्छा, इसमें से एक और बात अगर मैं समझता हूं, लिख लेने लायक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ZnS, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ZnO, NiO, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आदि। तो इस बात को एग्जाम्पल पर तैयार रखोगे। हाँ, अगर एक चीज और याद रखना है तो आप याद कर सकते हो, क्या बात याद रख सकते हो कि इस दोष के उत्पन्न होने पर
अगर किसी क्रिस्टल में इस प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होने पर क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। विद्युत का चालक हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आपको किसी भी प्रकार के डिफेक्ट में ये जरूर पता होना चाहिए कि किस कंडीशन पे जो क्रिस्टल है वो विद्युत का चालक हो जाता है। तो इस दोष में विद्युत का चालक हो जाता है क्रिस्टल। देखो ध्यान से पूछेगा क्रिस्टल विद्युत का चालक क्यों हो गया, देखो तो बेटा ये होल है, होल मतलब खाली जगह, खाली जगह जैसे ही देखेगा बी निगेटिव आयन वो इस खाली जगह पर आ जाएगा। देखो निगेटिव चार्ज गति करके यहां आ गया और खाली जगह ये हो गई। इसको देखेगा ए पॉजिटिव चार्ज तो ये अपनी जगह बी इसकी खाली जगह पे आ जाएगा, फिर ए की जगह खाली हो जाएगी। अर्थात चार्ज एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। और जब तक चार्ज चल रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह भी होता रहेगा। तो कभी भी वैकेंट स्पेस आ जाता है अगर पार्टिकल की जगह पर, आप तुरंत समझ जाइए विद्युत का सुचालक ही होगा। एक और बात अगर आप याद रख सकते हैं, इसमें से तैयारी कर सकते हैं। कोई पूछता है आखिर इस प्रकार क्रिस्टल कहां होते हैं, इस प्रकार के दोष किन प्रकार के क्रिस्टल्स में उत्पन्न होते हैं? जो क्रिस्टल संक्रमण तत्वों से बनाए गए हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट से बनाए गए क्रिस्टल में इस प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो यहां लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों से बने क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न होता है। तो बेटा इतने चीजें आपको तैयार रखना है। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी निपटा लेते हैं। देखो सेकंड नंबर पहले समझते हैं, फिर इसको लिखने में क्या है कि लिख लेंगे जल्दी से। अच्छा पहला नंबर मैंने क्या कहा था, या तो धातु की मात्रा कम कर दी जाए और या फिर अधातु की मात्रा को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। देखो क्या हुआ, समझना इस बात को, समझना क्या है। इस प्रकार के दोष में अधातु की मात्रा बढ़ेगी। कैसे अधातु की मात्रा बढ़ेगी? क्रिस्टल किसी अतिरिक्त ऋण आयन को अंदर ग्रहण कर लेगा। तो मैंने माना क्रिस्टल ने एक अतिरिक्त ऋण आयन बी माइनस को अपने कहां पहुंचा लिया, अंदर। अगर बी माइनस को अंदर पहुंचा लिया, जरा थोड़ा सा भी ध्यान देखते हैं, ए प्लस और बी माइनस का रेशियो अभी भी सेम है कि चेंज हो गया है? आप कहोगे सर जी बी माइनस ज्यादा हो गया। ए पॉजिटिव चार्ज है 8 और बी निगेटिव चार्ज है 9, रेशियो चेंज हुआ है। आरस समीकरण मितीय दोष है। दूसरा, अब जरा थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान से देखो और ये बताओ, क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के बराबर है? तो कहोगे सर जी हमने पॉजिटिव चार्ज गिना तो 8 मिला है और निगेटिव चार्ज गिना तो कितना मिला है, 9। अर्थात क्रिस्टल का आवेश अभी भी संतुलित नहीं है। क्रिस्टल में और कौन सा चार्ज होना चाहिए? तो कहोगे सर जी क्रिस्टल में एक और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो होगा क्या, बी निगेटिव चार्ज को ग्रहण किया गया है, क्रिस्टल अपने ही किसी एक धनायन को डबल पॉजिटिव चार्ज दे देगा। इन्हीं में से कोई एक धनायन है, चलो ये वाला धनायन को डबल पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, किसी एक को दे देगा। आप इसी को लिख लीजिए कि पहले ए पर सिंगल प्लस चार्ज था, लेकिन ए पर अब कितना प्लस चार्ज हो गया है, डबल। तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ होगा ये दूसरा टाइप है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इसको। क्रिस्टल में इस प्रकार का डिफेक्ट तब आता है जब क्रिस्टल किसी अतिरिक्त ऋणायन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और आवेश को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल के ही किसी धनायन को अतिरिक्त धनावेश क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। इस प्रकार के डिफेक्ट को ये भी धातु न्यूनता दोष ही कहलाता है। धातु क्यों न्यूनता कहे? क्योंकि ए की मात्रा आप देखोगे 8 है और बी की अमाउंट देखोगे आप कितनी है, 9। तो धातु अभी भी कम है। पूछेगा ये डिफेक्ट उत्पन्न किन परिस्थितियों पे हुआ, तो बताओगे, यहां लिखेंगे अतिरिक्त ऋण आयन के ग्रहण
करने के कारण अतिरिक्त ऋणायन ग्रहण किया गया, इस कारण से ये डिफेक्ट उत्पन्न हुआ। अब लिखेंगे सबसे पहले डिफेक्ट की परिस्थितियां। जब क्रिस्टल किसी अतिरिक्त ऋणायन को ग्रहण कर लेता है और आवेश को संतुलित करने के लिए आवेश को संतुलित करने के लिए कोई धनायन स्वयं पर उपस्थित धनावेश को बढ़ा लेता है, पर उपस्थित धन आवेश को बढ़ा लेता। तो ये डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। तो डिफेक्ट में आपको ये दोनों डिफेक्ट तैयार करके धातु न्यूनता दोष से पूछेगा। पहले में क्या हुआ, धनायन निकल गया तो धनायन की कमी हो गई। दूसरे में क्या हुआ, अतिरिक्त ऋणायन को ग्रहण कर लिया तो ऋणायन में वृद्धि हो गई। और ऋणायन में वृद्धि इस बात को बताते हैं कि धनायन में पक्का कमी मानी जाएगी उसमें। तो ये दो प्रकार के डिफेक्ट पड़ते हैं। चैप्टर के लास्ट डिफेक्ट पर चलते हैं, अशुद्धि दोष या इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इसको जल्दी से नोट कर लो भैया। कुछ लोगों का मानना भी होता है अशुद्धि का मतलब है बेकार चीज। यही तो मानते हो, बिल्कुल सही सोचते हो। अशुद्धि हर वो वस्तु है जो आपके लिए यूज में नहीं आनी है। जैसे आपको एक इतना बड़ा धातु का टुकड़ा मिला जिसमें सोना है, एल्यूमिनियम है और तांबा है। आपको उस मेटल के टुकड़े में सोना भी मिल गया, एल्यूमिनियम भी मिल गया, कॉपर भी मिल गया। अगर आप उस टुकड़े से सोने को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको लगता है हम सोना निकालेंगे इससे भैया प्योर करके, जानते हो, तो ये दोनों पदार्थ आपके लिए क्या हो गए, अशुद्धि। फिर मैं दूसरी बार रिपीट करूंगा, अगर बाय चांस इससे हमको एल्यूमिनियम निकालना हुआ, हमें लगा यार हम सोना है कॉपर मेरे काम करने, मैं एल्यूमिनियम निकालूंगा, यार ये पदार्थ मुझे जरूरत है। तो अगर एल्यूमिनियम की हमें जरूरत है तो बेटा ये दोनों पदार्थ क्या हो गए। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि सोना महंगा होता है इसको अशुद्धि ना कहो। हर वो पदार्थ अशुद्धि है जो एक मिश्रण में से हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन तीनों पदार्थों के मिश्रण में हमें क्या क्या नहीं चाहिए, गोल्ड और कॉपर नहीं चाहिए। ये हमारे लिए क्या है, अशुद्ध। अगर इस मिश्रण में हमें कॉपर चाहिए तो हमें चाहिए क्या नहीं, गोल्ड और एल्यूमिनियम, ये मेरे लिए अशुद्धि है। तो ये जरूर विशेष जाना, अशुद्धि का मतलब हानिकारक नहीं होता है, अशुद्धि का मतलब खराब नहीं होता है। अशुद्धि का मतलब केवल ये होता है जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए क्या है, अशुद्ध, इम्प्योरिटी है। जैसे आप कहोगे सर इसका अर्थ तो इससे रिलेटेड क्या है, बेटा इसका पूरा अर्थ इससे रिलेटेड है। ये किसका टुकड़ा है आप जान पा रहे हो, क्रिस्टल को देकर, नमक का टुकड़ा। आपके सामने जो नमक का टुकड़ा रखा है इस पर हम लोगों को पढ़ना है अशुद्धि दोष या इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। अच्छा, नमक के टुकड़े में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, Na और Cl। तो हम नमक का एक क्रिस्टल लेके आए, नमक का एक टुकड़ा लेके आए और उस टुकड़े में मुझे Na और Cl ये तो चाहिए, तो ये तो मेरे लिए प्योर सब्सटेंस हो गया, शुद्ध हो गया पदार्थ। लेकिन अगर इस नमक के टुकड़े में कोई तीसरी चीज मिल जाए, जैसे मुझे मिला नमक के टुकड़े पर स्ट्रोंशियम का पार्टिकल। अब नमक के टुकड़े में जैसे ही स्ट्रोंशियम का पार्टिकल मिला तो जरा ध्यान से देखो, हम किस टुकड़े को चाहते थे, NaCl को, और साथ में कौन सा पदार्थ दिख रहा है,
स्ट्रोंशियम डबल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये स्ट्रोंशियम तो हमें चाहिए नहीं था, तो ये मेरे लिए काहे का काम करेगा, अशुद्धि का काम करेगा। अशुद्धि वो हर एक पदार्थ है जो हमें नहीं चाहिए, चाहे वो कम मूल्यवान हो चाहे वह अधिक मूल्यवान है। अगर इस मिश्रण में से मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो फिर समझ लो हमारे लिए स्वर्ण धातु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, ये मेरे लिए काहे का काम करेगी, अशुद्धि का कार्य करेगी। तो इंप्योरिटी हर वो सब्सटेंस है जो हमको चाहिए नहीं। तो क्या मैं क्या सोच पा रहा हूं, इंप्योरिटी को समझ पा रहे हैं आप? इंप्योरिटी क्या होता है? परिभाषा यहीं से बनेगी क्रिस्टल में डिफेक्ट की, कि क्रिस्टल में आया यह डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल में आपको किसी अतिरिक्त पदार्थ के धनायन को देखने का मौका मिल जाता है। तभी बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी, सर जी क्या धनायन ही देखने को मिलता है, ऋणायन देखने को क्यों नहीं मिलता है? तो आपको बहुत पहले ये बात बताई गई थी कि धनायन का आकार जो होता है वो होता है छोटा, और छोटा होने के कारण ये इन आयनों के बीच में से होकर आसानी से अंदर पहुंच सकता है। तो इसी बात को आपको ध्यान, ऋणायन क्यों नहीं जा पाएगा, बिकॉज ऑफ ऋणायन का आकार पहले से ही बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण इनको अंदर पहुंचने में समय कैसे लगेगा, ज्यादा अंदर पहुंचने में कठिनाई रहेगी, मुश्किल रहेगी। तो धनायन ही अधिकांशता अंदर प्रवेश पाता है। तो अशुद्धि कार्य समझ गए हैं? तो एक काम करते हैं, अशुद्धि दोष को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आएगी कि अशुद्धि दोष उत्पन्न कैसे होगा। तो हम सबसे पहले एक लेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब समझते हो, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। हम उस ठोस को करेंगे गर्म। गर्म करने के बाद उसमें मिला देंगे अशुद्धि। जैसे ही उसमें अशुद्धि मिलाएंगे हम इसको अब धीरे से ठंडा करेंगे। अब हम इसे धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, ठंडा। जैसे ही आयनिक ठोस को गर्म किया, गर्म करने से उसके आयन एक दूसरे से दूर हुए, धनायन अंदर प्रवेश कर गया, अशुद्धि पहुंच गई अंदर, और अब हमने इसको धीरे धीरे एडजस्ट करके ठंडा करना स्टार्ट किया। इस प्रकार से क्रिस्टल में आया, क्रिस्टल में आया अशुद्धि दोष। कोई पूछे अशुद्धि दोष कैसे उत्पन्न होता है क्रिस्टल में, ये कंडीशन आपको बता दीजिएगा उसको। ये कंडीशन मेरे ख्याल से परफेक्ट रहने वाली है। अच्छा, अब ये कंडीशन मैंने देखो लिख तो डायरेक्टली दी है, पूरा अशुद्धि दोष आपको समझाने के लिए मैंने एक लाइन पे लिख दिया है। लेकिन अभी क्या होगा कि अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे भैया, स्टेप वाइज। ऐसे नहीं करेंगे कि भैया एक साथ लिख दिया करो यही डिफिनेशन होगी ना, डिफिनेशन थोड़ा सा सही ढंग से लिखना पड़ेगा। और देखो लिखेंगे सारी बातें, कैसे लिखेंगे सुन सकते हैं आप। आयनिक ठोस को गर्म करते हुए उसमें अशुद्धि की कुछ मात्रा मिलाने पर आयनिक क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। और इस प्रकार से जब हम उस आयनिक क्रिस्टल को ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अशुद्धि दोष। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना जरूरी है। तो यहां लिखेंगे किसी आयनिक क्रिस्टल, किसी आयनिक क्रिस्टल को गर्म करते हुए, किसी आयनिक क्रिस्टल को गर्म करते हुए उसमें किसी अतिरिक्त पदार्थ, उसमें किसी अतिरिक्त पदार्थ की अशुद्धि को मिलाते हैं, फिर क्रिस्टल को
धीरे धीरे ठंडा करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और है, फिर ऐसी कंडीशन पे होगा क्या, स्ट्रोंशियम अंदर तो आ गया, तो स्ट्रोंशियम करेगा क्या, स्ट्रोंशियम आके यहां से सोडियम को हटाएगा। अच्छा, हटाएगा क्यों, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन को ही उसके स्थान से हटाता है, इसलिए स्ट्रोंशियम आएगा, इनमें से कहीं से भी, कहीं एक जगह से वो क्या करेगा, सोडियम को हटा देगा और खुद जाकर सोडियम की जगह बैठ जाएगा। जानते हो ऐसी कंडीशन पर एक चीज गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सर गड़बड़ क्या हो रही है, स्ट्रोंशियम लाया, कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2, और आपने जिसको हटाया उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना था, 1, तो स्ट्रोंशियम एक ही सोडियम को तो हटा पा रहा है, जबकि स्ट्रोंशियम को कितने सोडियम हटा देने चाहिए, 2, तो भैया स्ट्रोंशियम एक और सोडियम आयन को उसकी जगह से हटा देगा। तो ये डिफेक्ट का फिगर बनाओगे आप, तो इसमें लिखेंगे 2 कंडीशंस आती हैं जिनको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रख लेना है। पहले तो एग्जाम्पल लिखेंगे, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपने यदि उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया और बेटा गर्म कर दिया। देखो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड को मिलाकर गर्म करने पर सोडियम टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, स्ट्रोंशियम गर्म होगा तो स्ट्रोंशियम टूटेगा Sr डबल पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। होता क्या है, देखो स्ट्रोंशियम जाता है और सोडियम को उसकी जगह से क्या कर देता है, हटा देता है। आप यहीं से समझ सकते हो सोडियम कितने प्लस चार्ज लेके जा रहा है, 2, सॉरी स्ट्रोंशियम कितने पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है, 2, सोडियम के पास कितना है, 1। हम पूछेंगे क्या स्ट्रोंशियम केवल एक सोडियम को हटा पाएगा, ना, सोडियम भी कितने होने चाहिए, 2। अकेला स्ट्रोंशियम 2 सोडियम को हटाएगा, तभी देखो मैंने 2 जगह से सोडियम को गायब किया है और 1 स्ट्रोंशियम को रखा है। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखोगे, अकेला स्ट्रोंशियम डबल पॉजिटिव होने के कारण सिंगल पॉजिटिव चार्ज सोडियम के 2 आयनों को हटा देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसमें से 2 विशेष कंडीशन है जिनको तैयार कर लेना है, बिल्कुल सरल है। यदि स्ट्रोंशियम सोडियम आयन को उसके स्थान से हटा देता है, अर्थात स्ट्रोंशियम आया और स्ट्रोंशियम ने सोडियम को धक्का मार के, देखो यहां पहले सोडियम बैठा था, स्ट्रोंशियम आया, स्ट्रोंशियम ने सोडियम को धक्का मार के वहां से निकाल दिया। पूछेगा अगर स्ट्रोंशियम सोडियम को उसके स्थान से हटा देता है तो इसे प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। यह भी ध्यान देना, प्रतिस्थापी ठोस सॉल्यूशन कब बनता है, जब स्ट्रोंशियम सोडियम को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है और अपना बैठ जाता है खुद उसकी जगह पर, प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाता है। एक और बात इसी में से याद रखेंगे जो लास्ट रहेगी मेरे ख्याल से, यदि स्ट्रोंशियम अंतराकाश में पहुंचता है तो ठोस अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है। बस ये 2 बातें आपको तैयार रखनी थी। ठोस विलयन कहलाता है, क्या क्या बातें आपको तैयार रखनी थी। अगर स्ट्रोंशियम अंतराकाश में पहुंचता है, अंतराकाश का मतलब इस सोडियम को हटाता नहीं बल्कि यहां रखा रहता है, इस जगह पर आ जाता है स्ट्रोंशियम कहीं अलग जगह पर, तो फिर इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको आप कहते हैं अंतराकाशीय ठोस विलयन। अगर स्ट्रोंशियम ने सोडियम को हटा के उसकी जगह पर बैठ गया है
तो फिर इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। तो आप इस चीज को याद रखोगे, आपने सारे डिफेक्ट पर रखे हैं। मैं क्या सोचता हूं, बचे हुए टाइम पे अपने चैप्टर का एक लास्ट आर्टिकल उसको खत्म कर लेते हैं, बैंड थ्योरी। तो इसको नोट करेंगे आप। इसमें से अगला अगर देखें आर्टिकल हमारे लिए है बैंड सिद्धांत, या जिसको हम बैंड थ्योरी कहते हैं। लेकिन सबसे गड़बड़ बात जानते हो क्या है, हम इस बात को पहचाने कि आखिर बैंड क्या है, आखिर बैंड किसको कहते हैं। तो भैया बैंड को पहचानने के लिए सुनो, आपने परमाणु का नाम सुना है, परमाणु पर आपने देखो क्या क्या चीजें सुनी है, मैं उसी पे बेसिस पर चलता रहता हूं। एक परमाणु के अंदर पाई जाती हैं बहुत सारी कक्षाएं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, और उन कक्षाओं पर भी पाए जाते हैं उपकोष, जिनको कहते हैं एस, पी, डी और एफ। और उन उपकोषों पर भी पाए जाते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जानते हो, चौकोर खानी बनाते थे, इलेक्ट्रॉन भरते थे। उन इलेक्ट्रॉनों, उन ऑर्बिटलों को कहते हैं कक्षक या परमाणु कक्षक। जब दो परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलते हैं तो बनकर तैयार होता है अणु का कक्षक, और जब कई सारे अणु के कक्षक आपस में मिलकर तैयार होते हैं तो बनकर तैयार होता है बैंड। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, बैंड, परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, उनके मिलने से बना अणु कक्षक, अणु कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अणु कक्षक के आपस में मिलने से बनता है बैंड, तो बैंड में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और जब बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए गए तो मैंने देखा, चेक किया जब हम लोगों ने, तो इस बात को पाया कि बैंड जो बनते हैं ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। बैंड प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, दो। और दो प्रकार के बैंड में से पहला बैंड होता है चालक बैंड, जिसको चालकता बैंड कहते हैं या कंडक्टिविटी बैंड भी कहते हैं। बेटा चालकता बैंड की एनर्जी होती है अधिक, और यही रीजन है कि हमने चालकता बैंड को कहां बनाया है, ऊपर, हाई एनर्जी के कारण। और दूसरा, चालकता बैंड की ऊर्जा तो अधिक होती है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, रिक्त, अर्थात इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता। देखो ऊपर वाले पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया गया। एक चीज और आगे समझने लायक है, कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों लिख दिया। यदि कोई इलेक्ट्रॉन धोखे से या मर्जी से या किसी भी कारणवश अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस चालकता बैंड पे पहुंच गया तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है मुक्त। मुक्त का मतलब जानते हो, वो फिर उस बैंड में कहीं पर भी क्या कर सकता है, गति। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बात को बताता है कि एक तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं इस बैंड में, बाई चांस अगर किसी कारणवश, किसी परिस्थिति के कारण वहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात वो विद्युत धारा का चालन कर सकेगा। ये इलेक्ट्रॉन कम अच्छा लिखा है, थोड़ा सा इसको यार सही लिख लेते हैं, अब ठीक दिख रहा है। क्या चालकता बैंड जान गए। बैंड दो प्रकार के, उनमें से भी पहला बैंड चालकता बैंड, जिसकी एनर्जी हाई होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, रिक्त होते हैं, होते ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं इससे यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और विद्युत धारा का चालन करेगा। तो चालकता बैंड ऊपर वाला है, ध्यान से याद रखना, कंडक्शन बैंड भी कहते हैं। दूसरा बैंड होता है संयोजी बैंड। संयोजी का मतलब जुड़ा हुआ, बंधा हुआ। संयोजी बैंड की एनर्जी अपेक्षाकृत कम होती है, और एनर्जी कम होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं भरे रहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन के भी भरने का नियम है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो सेम, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही भरता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कभी मुक्त नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर शिफ्ट फिक्स रहेंगे, गति नहीं कर सकते हैं। तो संयोजी बैंड ये देखो इलेक्ट्रॉनों से भरा है, एनर्जी लेवल कम है, इसलिए चालकता बैंड के इसको कहां बनाया गया है, नीचे। अब आप दोनों ही प्रकार के बैंड्स को समझ चुके हो। कुल मिला के अगर विद्युत धारा का चालक है पदार्थ, अगर कोई पदार्थ विद्युत धारा का चालन करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड पर पहुंचाने जरूरी है, चालकता पर। जब तक इलेक्ट्रॉन, समस्त इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड पर रहने वाले हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो अगर हमसे कहता है चालक पदार्थों की व्याख्या करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बैंड सिद्धांत के आधार पर सुचालकों की या विद्युत चालकों की व्याख्या करिए। तो विद्युत चालक में क्या होता है, कहता है
मैं पहले समझा देता हूं। सुचालक पदार्थों में बैंड का कुछ सिस्टम इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? यह संयोजी बैंड है और यह है चालकता बैंड। संयोजी बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे में समाये हुए होते हैं, अर्थात चालकता बैंड का कुछ हिस्सा कौन से बैंड पर आ जाता है? संयोजी। इसलिए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड पर पहुंच जाते हैं और विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन। इसमें किसी खास एनर्जी को देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखो संयोजी बैंड और चालकता बैंड आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने का मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जो संयोजी बैंड में भी है और उसी संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड पर हैं? चालकता। अर्थात संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में दिखाई दे रहे हैं अतिव्यापन के कारण, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं और विद्युत धारा का क्या करवा सकते हैं? चालन। इसीलिए मैंने देखो लिखा क्या है, चालकता बैंड के संयोजी बैंड में, चालकता बैंड का संयोजी बैंड में अतिव्यापन होने के कारण, अर्थात एक दूसरे में मिले होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अरे भैया संयोजी बैंड से चालकता बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता रहता है। सेकंड आता है, कहता है कुचालकों की व्याख्या करिएगा। भैया कुचालक में चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतर होता है बहुत ज्यादा। जो फॉरबिडन एनर्जी होती है, एनर्जी का जो गैप होता है दोनों के बीच में, यह काफी ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अर्थात अगर हम इस पर विद्युत धारा का प्रवाह भी करें, इसको एनर्जी भी दे दें, किसको एनर्जी दे दें? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को, तो ऊर्जा पाकर भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं, बिकॉज ऑफ यहां एनर्जी का डिफरेंस है बहुत ज्यादा। और जब संयोजी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालकता बैंड में नहीं जा सकता है, तो भैया इससे विद्युत धारा का चालन भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर चालकता बैंड पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त भी नहीं होगा, और जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। एक्सप्लेन कैसे किया गया है? चालक बैंड व संयोजी बैंड में ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं पहुंचते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लास्ट में चलते हैं, कहता है सर जी अर्धचालकों की व्याख्या कैसे करेंगे? तो बेटा अर्धचालकों में देखो, चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर अभी भी है। देखो इसमें ओवरलैप थे, इसमें ज्यादा डिफरेंस था, इसमें डिफरेंस है लेकिन ऊर्जा का अंतर कम है। मिनिमम अंतर कितना है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का गैप यहां कम है, इसलिए जैसे ही आप एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इस बैंड को छोड़कर चालकता बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जा पाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन के कम पहुंचने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होता है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन में विद्युत धारा का प्रवाह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन केवल चालकता बैंड में जा पाते हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह भी बहुत ही कम होता है। लिख रखा है मैंने यहां, चालकता बैंड व संयोजिकता बैंड में की ऊर्जा का अंतर सामान्य होने के कारण कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही चालक बैंड में पहुंचते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा, इसमें ज्यादा पहुंचते हैं, इसमें पहुंचता ही नहीं, उसमें कम पहुंचते हैं। उसी हिसाब से ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह, बिल्कुल भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं, और कम विद्युत धारा का प्रवाह। तो ये बेटा बैंड थ्योरी, आप इसको एक बार दोबारा से ध्यान दे लें सारी चीजों को, और फिर इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पे।